नमस्कार, स्वागत है आप सभी। मैं हूं अनुराग पुनेट आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों से। टाटा ग्रुप को मिली एयर इंडिया की कमान। टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने लगाई 18,000 करोड़ की बोली। इस साल दिसंबर तक विनिवेश की प्रक्रिया होगी पूरी। रतन टाटा ने किया ट्वीट, वेलकम बैक एयर इंडिया। आरबीआई की मौद्रिक नीति में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। आईएमपीएस से पैसे भेजने की लिमिट अब 2 लाख से बढ़ाकर की गई 5 लाख। रोम में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन से इतर। लोकसभा अध्यक्ष ने की इटली, इंडोनेशिया, जर्मनी, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के समकक्षों से मुलाकात। लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशी विकास और मानवाधिकारों की रक्षा समेत कई अहम विषयों पर चर्चा। वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखी वायुसेना की आन बान और शान। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा, वायुसेना के होते बाहरी ताकत सीमाओं का नहीं कर सकती हैं उल्लंघन। पूर्वी लद्दाख में त्वरित कार्रवाई सेना की तैयारी का प्रमाण। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रसा और रूस की दमित्री मुरातोव को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। अभिव्यक्ति की आजादी के प्रयासों के लिए सम्मान। साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। खबरें विस्तार से। महाराजा के नाम से मशहूर सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया की कमान अब टाटा समूह के हाथ में पहुंच गई है। सरकार की ओर से आज इसका ऐलान कर दिया गया। एयर इंडिया के लिए टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और रतन टाटा ने वेलकम बैक एयर इंडिया ट्वीट कर फैसले का स्वागत भी कर दिया। टाटा ग्रुप ने सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की बोली जीत ली है। टाटा सन्स की टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जबकि स्पाइस जेट के अजय सिंह ने 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। सरकार ने एयर इंडिया के लिए मिनिमम रिजर्व प्राइस 12,906 करोड़ रुपए रखा था। एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पैनल ने एयर इंडिया के फाइनेंशियल विनिवेश पर फैसला लिया है। Tata Sons Private Limited, their SPV, Thales Private Limited, is the winning bidder at 18,000 crore. The transaction does not include non-core assets, including land and building, valued at 14,718 crore. These are not being part of the transaction. टाटा ग्रुप 15,300 करोड़ रुपए से एयर इंडिया के कर्ज को चुकाएगी और बकाया 2,700 करोड़ रुपए सरकार को देगी। 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया पर कुल कर्ज 61,562 करोड़ रुपए है। टाटा सन्स एयर इंडिया में सरकार की 100% हिस्सेदारी के बदले 15,000 करोड़ कर्ज का वहन करेगी। इसके बाद एयरलाइन पर कुल कर्ज 42,262 करोड़ का रह जाएगा। यह कर्ज AIAHL को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। विनिवेश की प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक होने की उम्मीद है। A letter of intent will be issued and SPA will be signed with successful bidder. Conditions precedent will be completed by long stop date. Financial statements on long stop date will be prepared and agreed with the successful bidder as per the share purchase agreement already agreed upon. And transaction is expected to close by the end of December 2021. 2009-2010 से सरकार ने एयर इंडिया को 1.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय समर्थन दिया है, लेकिन कंपनी लगातार कर्ज में डूबती गई। इसलिए सरकार ने इसे बेचने का फैसला किया। एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई थी। टैलेस टाटा सन्स की कंपनी ने जो ये बिड जीता है, बहुत बड़ी एक देश की जिम्मेदारी भी आज उन पर है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं।
टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने फैसले का स्वागत किया है। एयर इंडिया को टाटा समूह ने ही शुरू किया था और अब 68 साल बाद एक बार फिर एयर इंडिया टाटा समूह की झोली में आ गया है। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार अपने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुंबई में आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित की जा रही है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की रिकवरी को सहारा देने के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पहले की तरह अब बनी रहेगी। रेपो रेट वो दर होता है जिस पर कि आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 9.5% पर कायम रखा है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में महंगाई की दर 5.3% रह सकती है। The projection for real GDP growth is retained at 9.5% for the current year, that is 21-22. Taking into consideration all these factors, CPI inflation is projected at, for the current year, the CPI inflation is projected at 5.3%. आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाने और डिजिटल लेन देन को आसान बनाने समेत कई उपायों का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की अवधि को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। आरबीआई ने देश भर में ऑफलाइन माध्यम से खुदरा डिजिटल पेमेंट का फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने आईएमपीएस के जरिए पैसे भेजने की लिमिट को अब 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। It is now proposed to introduce a framework for retail digital payments in offline mode across the country. In view of the importance of the IMPS system and for enhanced consumer convenience, it is proposed to increase the per transaction limit from rupees 2 lakh to rupees 5 lakhs. और बात भारतीय वायुसेना की, जिसने आज अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर मुख्य आयोजन गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर किया गया, जहां सेना ने अपनी आन बान और शान का प्रदर्शन किया। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा समय में काफी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि किसी भी बाहरी शक्ति को हमारी सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। हिंडन एयरबेस पर समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने कहा कि सेना देश की सीमाओं की ओर देखने वाली बाहरी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने में हर तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ ही वायुसेना भी इनसे निपटने के लिए तैयार है। When I look at the security scenario that we face today, I am acutely conscious that I have assumed command at a crucial time. We must demonstrate to the nation that external forces will not be allowed to violate our territory. I pledge to do all I can to provide you with clear directions, good leadership, and the best of resources that I can muster. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना की त्वरित कार्रवाई उसकी युद्ध तत्परता का एक प्रमाण था। The year gone by has been quite challenging, yet extremely rewarding. The prompt actions in response to developments in eastern Ladakh was a testament of the Indian Air Force's combat readiness. Our efforts in completing all COVID-related tasks was also a major achievement in support of the national effort. Your accomplishments have been impressive, and you have helped achieve significant progress in many areas. 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। इसके लिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 89वें वायुसेना दिवस के मौके पर हिंडन एयरबेस पर परेड का निरीक्षण भी किया। एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने आसमान में शानदार शक्ति प्रदर्शन किया और इस बार स्थापना दिवस की थीम
आत्मनिर्भर और सक्षम रही। आकाश की ये गड़गड़ाहट दुश्मनों को ये संदेश दे रही है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी वो नहीं कर सकते। गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस वायुसेना दिवस पर देश की आन बान और शान का गवाह बना। एयरबेस पर भारतीय जेट्स और हेलीकॉप्टरों ने अपना दमखम दिखाया। का जो कोड था वो कैक्टस लिली था। दोनों ही चिनूक 155 mm आर्टी गन्स को। कार्यक्रम में लड़ाकू विमान राफेल आकर्षण का केंद्र रहे। The Mach Run. Do not blink your eyes, for you may miss the Rafale flying in from your left. राफेल के अलावा सुखोई 30 ने भी अपनी ताकत दिखाई। कार्यक्रम में तेजस, जगुआर, मिग-29 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने भी अपना दमखम दिखाया। एयर शो में शामिल चिनूक के आते ही दर्शक रोमांच से भर गए। एयरफोर्स बैंड की मधुर धुन, सारंग हेलीकॉप्टर टीम के करतब और सूर्य किरण विमानों की लय ने दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। सूर्य किरण ने एरोबेटिक में ग्लोब मास्टर विमान के साथ करतब दिखाया। हिंडन एयरबेस स्टेशन पर वायुसेना दिवस के अवसर पर होता हुआ इस मौके पर 3 सुखोई एयरक्राफ्ट ने त्रिशूल फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। सारंग हेलीकॉप्टरों ने भी शानदार प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर पहली बार पावर हैंड ग्लाइडर और पैरा मोटर ग्लाइडर दल शामिल हुआ। हिंडन एयरबेस पर पैराट्रूपर्स ने भी हैरत अंगेज करतब दिखाए। एयरफोर्स दिवस पर इस बार दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा लगाया गया। इस बार की वायुसेना की थीम आत्मनिर्भर और सक्षम थी। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हिंडन एयरबेस पर 89वें स्थापना दिवस पर वायुसेना दिवस परेड का निरीक्षण किया। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर वायुसेना के योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र को भारतीय वायुसेना पर गर्व है, जिसने युद्ध और शांति काल में बार बार अपनी योग्यता और क्षमता साबित की है। भारतीय वायुसेना उत्कृष्टता के अपने मानकों को बनाए रखेगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि युद्ध हो या फिर शांति काल, हमारे वायुसेना योद्धाओं ने हमेशा अपने साहस, व्यावसायिक कौशल और उत्कृष्टता से देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय वायुसेना साहस, परिश्रम और कर्तव्य परायणता का पर्याय है और कहा कि वायुसेना ने चुनौतियों के समय में देश की रक्षा करने और अपनी मानवीय भावना के माध्यम से स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि देश को वायुसेना के अपने योद्धाओं पर गर्व है। इन्होंने विभिन्न चुनौतियों का पूरी तत्परता और उत्साह से सामना किया है और राष्ट्र सेवा में अडिग रहे हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू अरुणाचल प्रदेश के अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज राजधानी ईटानगर पहुंचे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद अरुणाचल प्रदेश का यह उनका पहला दौरा है। हेलीपैड पर ही परंपरागत नृत्य और संगीत से उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया। यहां पर उपराष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू राजकीय संग्रहालय का अवलोकन किया और साथ ही उपराष्ट्रपति ने ईटानगर में विभिन्न क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश के उपलब्ध हासिल करने वाले लोगों के साथ बातचीत की और अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए। कल भी उपराष्ट्रपति यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और वो विधानसभा परिसर में विधानसभा, पुस्तकालय, दोरजी खांडू ऑडिटोरियम और पेपर रिसाइकलिंग यूनिट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति कल अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे। रोम में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई देशों के अपने समकक्षों के साथ मुलाकात की। इन देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में लोकसभा अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की संसद के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता के साथ साथ स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सभी देशों के साथ आपसी सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। G20 देशों के संसदों के अध्यक्षों के 7वें शिखर सम्मेलन P20 में भाग लेने के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
जर्मन बुंदेसटैग के अध्यक्ष डॉक्टर रेनर हैसेलहॉफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बातचीत में दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक लोकाचार, हरित और सतत विकास में सहयोग पर चर्चा की। इटली की सीनेट की अध्यक्ष सुश्री मारिया एलिजाबेटा कैसेलाती के साथ भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशी विकास और मानवाधिकारों की रक्षा सहित कई अहम विषयों पर आपसी सहयोग को लेकर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडोनेशियाई प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डॉक्टर पुआन महारानी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आर्थिक विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनल असेंबली ऑफ साउथ अफ्रीका की स्पीकर सुश्री नोसिवोवे नोलुथांडो मापिसा नाकाकुला के साथ बैठक की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बहरहाल G20 देशों की संसद अध्यक्षों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की इन मुलाकातों में सभी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव सहित राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। रोम में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने भी महामारी के बाद वहनीयता और खाद्य सुरक्षा विषय पर एक सत्र को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उपसभापति ने कहा कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया के सामने खाद्य व्यवस्था के सामने अभूतपूर्व चुनौती जरूर प्रस्तुत की है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसे तरीकों की पहचान कर ली है जिससे कि महामारी के दौरान खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में कोई कमी न हो। COVID has given us an opportunity to introspect on ensuring food and nutrition for all, particularly during the challenging times. It's a matter of great satisfaction for us that even during the worst phases of pandemic, the agricultural sector in India remained resilient. This was possible due to tireless efforts of millions of farmers and farmer-friendly policies of the government. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से फोन पर बातचीत की और जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए फूमियो किशिदा को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि वो भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जापान के नए प्रधानमंत्री के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। जापान की संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को सोमवार को देश का नया प्रधानमंत्री चुना था। और अब वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के आर्थिक उत्थान के लिए गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर चाय स्टॉल का लोकार्पण किया और उनके साथ चर्चा भी की। इससे पहले उन्होंने कुम्हार महिलाओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है। इन सेवाओं के शुरू होने से पर्वतीय राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सिंधिया ड्रोन प्रौद्योगिकी पर एक विचार गोष्ठी में भी शामिल हुए। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रोन विमानों की प्रदर्शनियां लगाई गई। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में नेशनल रिवर रैंचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने गंगा नदी में 60,000 मछलियों को छोड़ा। इसके तहत 5 राज्यों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केंद्र से देश में पिछड़ा वर्ग समुदाय की जाति के आधार पर जनगणना करने की मांग की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इससे सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने कोविड प्रबंधन और टीकाकरण सहित राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उत्तराखंड के भीमताल विधानसभा के विधायक राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। राम सिंह कैड़ा पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। कांग्रेस से बगावत कर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। त्रिपुरा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पीयूष विश्वास, कांग्रेस उपाध्यक्ष तापस दे और यूथ कांग्रेस के नेताओं ने नई पार्टी त्रिपुरा डेमोक्रेटिक फ्रंट बना ली है। इन लोगों ने कांग्रेस के आला नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। बिहार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोट डाले गए। इस चरण में पटना, बक्सर, मधुबनी सहित 35 जिलों के 50 विकास खंडों के लिए मतदान किया गया। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। मतगणना 10 और 11 अक्टूबर को की जाएगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC ने मध्य प्रदेश से भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है। इसका मकसद देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारत दर्शन भारतीय रेलवे और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की एक संयुक्त योजना है। कोविड वैक्सीन लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज से मिशन कवच कुंडल शुरू किया। इसके तहत आज से 14 अक्टूबर के बीच में प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार के पास 1 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में तिब्बत युवा कांग्रेस की 50वीं स्थापना वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसमें कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर भी शामिल हुए। तिब्बती युवा कांग्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो कि चीन से तिब्बत की स्वतंत्रता की वकालत करता है। ओडिशा में लोक कला झोटी को पुनर्जीवित करने और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा ललित कला अकादमी ने कोरापुट जिला प्रशासन के सहयोग से एक गांव में प्रतियोगिता का आयोजन किया। झोटी त्योहारों के दौरान घर के घर बाहर रंगोली बनाने की पारंपरिक प्रथा है। महाराष्ट्र के नासिक में कोविड संक्रमण के बाद से बंद धार्मिक स्थानों को नए दिशा निर्देशों के साथ फिर से खोल दिया गया है। नवरात्र के समय मिली छूट के बाद मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम के योगदान की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और उनके साथ काम करना खुशी की बात बताया। उनकी अकादमिक प्रतिभा, प्रमुख आर्थिक और नीतिगत मामलों पर अद्वितीय दृष्टिकोण और सुधारवादी उत्साह उल्लेखनीय है। उनके आने वाले भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दी। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक बार फिर से शिक्षा जगत में वापस लौटने का फैसला किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक नोट शेयर करते हुए कहा कि राष्ट्र की सेवा करना एक परम सौभाग्य रहा है। इस दौरान उन्हें अद्भुत समर्थन और प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि इस पद के साथ आने वाली जिम्मेदारी के साथ हमेशा न्याय करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। KV सुब्रमण्यम को दिसंबर 2018 में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद ब्रिटेन ने कोविशील्ड वैक्सीन के जरिए पूर्ण टीकाकरण वाले भारतीय यात्रियों को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र को मान्यता देने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने अब कोविशील्ड के दोनों टीके लगवा चुके भारतीयों को वहां आने पर कोरोना से जुड़े नियमों पर छूट देने का फैसला कर लिया है। वैक्सीनेटेड भारतीय नागरिकों को 11 अक्टूबर से 10 दिन के अनिवार्य पृथकवास यानी कि आइसोलेशन में अब नहीं रहना होगा। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स ने ये ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस संबंध में भारत सरकार के सहयोग के लिए आभार भी है। ब्रिटेन ने भारत सहित 37 अन्य देशों में आने वाले पूर्ण टीकाकरण करा चुके यात्रियों के लिए प्रवेश की अनुमति को लचीला बनाया है। इससे पहले ब्रिटेन ने कोविशील्ड टीकाकरण वाले भारतीय यात्रियों के प्रमाण पत्रों को मानने से इनकार किया था और जिसी के चलते भारत ने भी एक रिटेलिएशन किया। कोविड-19 से जुड़े नियमों के तहत 10 दिन के पृथकवास में रहना और कोविड-19 जांच करवाना अनिवार्य था।
और साल के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुरातोव को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिव्यक्ति की आजादी किसी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। नोबेल कमेटी ने दोनों के प्रयासों की सराहना की। दमित्री मुरातोव रूस में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आवाज को बुलंद किए हुए हैं। इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को देने की घोषणा की गई है। अब्दुल रज़ाक को उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण पर सम्मानित किया गया है। अब खबर अफगानिस्तान से, जहां के कुंदूज प्रांत में एक मस्जिद को निशाना बनाकर आत्मघाती हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमला उस समय हुआ जब शिया समुदाय के लोग अपनी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान में कई हमले हुए हैं जिनमें लोगों की जान गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अयोध्या में चल रही रामलीला के दृश्यों के साथ। मुझको दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुरुदेव के लिए ले चले। जी भैया, आइए।